गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू सृष्टि आईएएस। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे रेबीज की, जो एक काफ़ी खतरनाक इन्फेक्शियस डिजीज़ है और अगर इसके सिम्टम्स एक बार शुरू हो जाते हैं तो किसी भी व्यक्ति की डेथ ऑलमोस्ट हो जाती है, क्योंकि ये 100% फैटल है। हम जानते हैं कि वैक्सीन का इस्तेमाल केवल लाइफ सेविंग के लिए किया जाता है। ये कोई जादू नहीं है, ये केवल लाइफ के लिए एक इंटरवेंशन की तरह काम करती हैं। अभी हम जिस रेबीज वैक्सीन की बात करने वाले हैं उसका नाम है अभयरैब। इस पर कुछ एलिगेशंस लगे हैं। तो इस पर एलिगेशंस ये आए हैं कि मार्केट में इसके काफ़ी शॉट्स फेक और काउंटरफिट निकल के आए हैं। इसकी वजह से पब्लिक हेल्थ के लिए एक काफ़ी चिंता की बात है और इसकी वजह से सरकार के ऊपर भी सवाल उठाए गए हैं कि सरकार की रेगुलेटरी गवर्नेंस क्या कर रही है। इससे जुड़ा हुआ एक इथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मामला भी निकल के आया है कि किस तरीके से सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। तो सबसे पहले हम समझेंगे रेबीज के बेसिक कोर फैक्ट्स के बारे में। ये एक नेचुरल डिजीज है, हम जानते हैं, और आप ये भी जानते हो कि ये एक वायरल जेनेटिक डिजीज है। इसका मतलब ये है कि जो भी एनिमल्स हैं उनसे ये डिजीज है इंसानों को ट्रांसफर होती है, फिर उसके बाद ये इंसानी प्रजाति में फैल जाती है। ये ह्यूमंस को काफी ज्यादा इन्फेक्ट करने लगती है। आपने सुना होगा कि कोरोना वायरस एक जूनोटिक डिजीज था जो जंगलों से आया था, एनिमल के द्वारा ही वो ह्यूमन में ट्रांसफर हुआ था। तो इसी तरह की डिजीज को हम कहते हैं जूनोटिक डिजीज, जो कहीं ना कहीं जानवरों से इंसानों में आती हैं और ये काफ़ी खतरनाक होती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी होती है वो इनसे नहीं लड़ पाती, क्योंकि ये डिजीज़ उनके लिए अननोन होती है। तो पहली बार जब ये अटैक करती हैं तो इंसान इससे बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। तो ये रेबीज लैसा वायरस की वजह से फैलती है और ऐसा देखा गया है कि इसकी वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, खास तौर पर हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? अगर कोई इन्फेक्टेड एनिमल इंसान को काट ले या बाइट कर ले या इसको स्क्रैच कर ले तो ये बीमारी फैल जाती है। इसके अलावा अगर हम किसी जानवर के सलाइवा के कांटेक्ट में आते हैं, खास तौर पे इंसान में कहीं वाउंड्स हो या म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ जाए, तो ये जल्दी से फैलता है, बहुत तेजी से। इसके कॉमन सोर्सेज क्या हैं? तो सबसे ज़्यादा ये फैलता है डॉग्स से, और हम जानते हैं कि इंडिया में किस तरीके से बहुत ज़्यादा स्ट्रीट डॉग्स हैं। स्ट्रीट डॉग्स के काटने की वजह से ये बीमारी तेजी से फैलती है। तो इसी वजह से दिल्ली में आपने देखा होगा एक मूवमेंट चला था, सेव द डॉग्स। सरकार का क्या तर्क था? सरकार का मानना था कि डॉग्स की वजह से लोगों को रेबीज तेजी से फैल रही है, इसलिए हम डॉग्स को शेल्टर हाउसेज में ले जा रहे हैं। लोगों ने मूवमेंट किया और इसके बाद सरकार ने उन सभी डॉग्स को फ्री कर दिया। इसके बाद हम बात करें कैट, मंकी, बैट, इनके काटने से भी ये बीमारी तेजी से फैल जाती है। चलिए आइए बात करते हैं सिम्टम्स की। क्या सिम्टम्स हैं इसके? तो अर्ली सिम्टम्स तो ये हैं कि इसमें फीवर देखने को मिलेगा आपको, सिर दर्द, हेडेक और थोड़ी वीकनेस भी देखने को मिल सकती है। एडवांस सिम्टम्स क्या है इसके? तो सबसे एडवांस सिम्टम है हाइड्रोफोबिया, यानी कि पानी से डर लगने लगता है आपको, फियर ऑफ द वाटर। एक्सेसिव सेलेवेशन आने लगता है आपको, यानी कि लार का टपकना, लार बहुत ज़्यादा आने लगती है। हेलुनेशंस आने लगते हैं, पैरालिसिस की समस्या आ जाती है। इसका आउटकम क्या है? अगर किसी को एक बार सिम्टम्स दिखाई देने लग जाएँ तो कुछ ही दिनों में उसकी डेथ हो जाती है। तो अब बात करेंगे हम ग्लोबल और इंडियन बर्डन सिनेरियो की। तो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग 59,000 डेथ होती है हर साल इससे। इंडिया में 18,000 से 20,000 डेथ एनुअली हो जाती हैं। इंडिया 36% ग्लोबल रेबीज डेथ के लिए जिम्मेदार है। रेबीज सबसे ज्यादा 15 साल से कम उम्र के बच्चों को अफेक्ट करती है। इसकी वजह यह है कि छोटे बच्चे घर के बाहर होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स उनको बाइट कर जाते हैं या मंकी के कॉन्टेक्ट में आने से भी ये बीमारी तेजी से फैल जाती है। अब हम बात करेंगे रेबीज के प्रिवेंशन क्या लिए जा सकते हैं, क्या मेडिकल प्रोटोकॉल है। तो हम बात करेंगे पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस का। अगर आपको कोई भी जानवर या कोई डॉग काटता है उसके बाद आपको सबसे पहले क्या एक्शन लेना है? तो सबसे पहले उस बाउंड को, जो घाव है, उसे वॉश करना है सोप और वाटर के साथ। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेबीज वैक्सीन बहुत जरूरी है। सरकार का कंट्रोल हो उसकी क्वालिटी पर, पैकेजिंग पर। रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन जरूरी है अगर किसी को बाइट हुआ है। अब समझते हैं डब्ल्यूएचओ की रिकमेंडेशंस क्या हैं। तो इंट्रामस्कुलर शेड्यूल है, मिनिमम 3 डोजेस दिए जाते हैं। और अगर हम बात करें इंट्राडर्मल शेड्यूल की, तो यहाँ पर 2 डोजेस दिए जाते हैं। अगर कोई पहले से ही वैक्सीनेटेड है तो उसको 2 बूस्टर डोजेस दिए जाते हैं। क्या रेबीज प्रिवेंटेबल है? हाँ, रेबीज 100% प्रिवेंटेबल है अगर हम सभी प्रोटोकॉल्स और रूल और रेगुलेशंस को मानते हैं। ज़्यादातर रेबीज होने की संभावना तब होती है जब हमने इम्प्लीमेंटेशन में गैप रखे हो। ये वैक्सीनेशन की वजह से नहीं होता है, बल्कि हमारी कोताही की वजह से होता है। आइए समझते हैं अभयरैब क्या है। तो अभयरैब एक ह्यूमन रेबीज वैक्सीन है और इसे इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड यानी कि आईआईएल द्वारा डेवलप किया गया है। ये एक सरकारी यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि पीएसयू है। अभयरैब इंडिया का 40% मार्केट कवर करता है और इसी का इस्तेमाल हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स में होता है। इसके अलावा गांव वाले इलाके या सेमी अर्बन एरियाज में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रेबीज वैक्सीन का ग्लोबली। अभयरैब इतनी इंपॉर्टेंट है कि इससे इंडिया के मिलियंस ऑफ इंडियंस डायरेक्ट प्रभावित हो सकते हैं, खास तौर पर गरीब लोग।
चलिए आइए बात करते हैं ये कंट्रोवर्सी कहाँ से शुरू हुई। हम बात करेंगे टाइमलाइन पर। 2023 की लास्ट में आते-आते कुछ काउंटरफीट पैकेजिंग की बात होने लगी। यानी कि ये बात आई कि अवेरेप की कुछ पैकेजिंग जो है फर्जी है। 2024-25 में आते-आते कुछ फॉरेन रेगुलेटर्स ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। अक्टूबर-दिसंबर 2025 में कुछ कंट्रीज ने कुछ एडवाइजरी भी जारी की, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स का सीडीसी और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का एटीएजीआई। तो इसमें कुछ चिंताएं जताई गई। जो ट्रेवलर्स इंडिया आए थे और इंडिया में वैक्सीनेटेड हुए थे, उनको फुली प्रोटेक्टेड नहीं माना गया और ये बातें उभर के आई कि यहाँ पर काफ़ी काउंटरफीट वैक्सीन हैं जो कि इनफेक्टिव हो सकती हैं और इनमें काफ़ी हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हैं। जो काउंटरफीट यानी कि फर्जी पैकेजिंग पाई गई, वो किन किन शहरों से डिटेक्ट हुई, तो उनमें कुछ शहरों के नाम निकल के आए: दिल्ली, मुंबई, आगरा, लखनऊ, कानपुर, पटना। फॉरेन एडवाइजरी किस तरीके से थी? यूनाइटेड किंगडम ने लुक बैक एक्सरसाइज इश्यू किया और उन्होंने आइडेंटिफाई किया जो इंडिया में वैक्सीनेटेड ट्रेवलर्स थे, खास तौर पर नवंबर 2023 में यूनाइटेड स्टेट्स की सीडीसी ने रिपोर्ट किया कि कई सारे ट्रेवलर्स जो इंडिया से आए हैं उनमें रेबीज केसेस निकल के आए हैं। उन्होंने इसलिए भी वार्न किया, अवेरेप वैक्सीन के कई काउंटरफीट सर्कुलेशन निकल के आए हैं। उन्होंने एडवाइस किया कि वे तुरंत मेडिकल कंसल्टेशन लें। ऑस्ट्रेलिया की एटीजीआई ने कहा कि जो भी लोग इंडिया में वैक्सीनेटेड हुए हैं उन्हें रिप्लेसमेंट डोजेज लेनी चाहिए और उन्होंने ये क्लेरिफाई किया कि अवेरेप जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर यूज़ नहीं हो रही है और ये एडवाइजरी केवल उन लोगों तक सीमित थी जो कि इंडिया ट्रेवल करके आए हैं। ये इश्यू अनयूजुअल क्यों है, अनोखा क्यों लग रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडियन सिटीजन को इसके बारे में फॉरेन रेगुलेटर से पता चला है, ना कि इंडियन अथॉरिटी से। अब आइए बात करते हैं इंडियन रेस्पॉन्स और कंपनी का स्टैंड क्या है इस मामले में। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड यानी कि आईआईएल, इनका मानना है कि ये जो समस्या है केवल एक बैच के साथ थी, जिस बैच का नाम था KA24014। ये आइडेंटिफाई किया गया कि पैकेजिंग में समस्या थी, वैक्सीन कंटेंट के साथ कोई समस्या नहीं थी। वैक्सीन के अंदर जो भी मेडिसिन और कॉम्पोजिशन यूज़ किया गया था वो ठीक था। इंडियन रेगुलेटर्स और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को इस बात के लिए सूचित कर दिया गया। अलग अलग शहरों में रेड्स डाली गई जिससे बहुत सारे पैकेजेस उनको मिले भी। आइए बात करते हैं लैब फाइंडिंग्स की। सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी कसौली के अकॉर्डिंग वैक्सीन कंटेंट जेन्युइन था। जो समस्या आई है वो गवर्नमेंट सप्लाईज में आई है। सप्लाईज डाइवर्ट हुई थी ओपन मार्केट के लिए, वहीं पे पैकेजिंग में चेंज किया गया है। कंपनीज ने ये चिंता जताई है फॉरेन एडवाइजरीज की वजह से भारत में लोग वैक्सीन लगवाने से हेजिटेंसी दिखा सकते हैं। इसकी वजह से लाइफ सेविंग वैक्सीनेशन में कमी आ सकती है और लोग ये वैक्सीन लगवाने से मना कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ इंडियन ड्रग रेगुलेटर्स के बारे में, यानी कि CDSCO के बारे में। उन्होंने कोई भी नेशन वाइड पब्लिक रिकॉल अलर्ट इश्यू नहीं किया है, कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है इंडियन सिटीजन के साथ। जितने भी रेस्पॉन्सेस हैं वो सब इंटरनली हैं। गवर्नमेंट गैप क्या रहा? वीक ड्रग रिकॉल मैकेनिज्म हम लोगों ने देखा, सरकार रिएक्टिव रही, प्रोएक्टिव नहीं दिखाई दी। आइए समझते हैं मेडिकल एक्सपर्ट्स की क्या राय है इसमें। डॉक्टर M.K. सुदर्शन का क्या मानना है? उनका मानना है कि इंडियंस मल्टी डोज वैक्सीनेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत इम्यूनोग्लोबुलिन जो है एक एडिशनल प्रोटेक्शन देता है। किसी एक डोज पर डाउट हो फिर भी हम ओवरऑल प्रोटेक्टेड हैं। अब हम बात करेंगे केरल के रेबीज स्पाइक केस की, जो कि 2022 में हुआ था। बहुत सारे लोग जो वैक्सीनेटेड हुए उनकी भी डेथ हुई। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि बहुत सारे लोगों ने जो बाउंड था उसे सही से साफ नहीं किया था, तो इम्यूनोग्लोबुलिन सही से दिया नहीं गया था। इसीलिए ये माना गया कि ये सिस्टमिक फेलियर था, ना कि किसी वैक्सीन का फेलियर। पब्लिक हेल्थ के लिए इसके क्या इम्प्लीकेशन होंगे? काउंटरफीट मेडिसिन की वजह से नेशनल लेवल पर हेल्थ सिक्योरिटी की थ्रेट आ सकती है, ट्रस्ट अंडरमाइन हो सकता है, जिससे वैक्सीनेशन प्रोग्राम और पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस पे लोगों का विश्वास उठ सकता है। और हम जानते हैं कि भारत में ऑलरेडी बहुत सारी बीमारियां हैं, हाई डिजीज बर्डन है और इस तरीके का अविश्वास पब्लिक हेल्थ समस्याएं पैदा कर सकता है। अब बात करेंगे हम इसके इथिकल डायमेंशन क्या है। तो हम जानते हैं कि हमारे यहाँ राइट टू लाइफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं राइट टू लाइफ हमारा फंडामेंटल राइट है और उसी के अंतर्गत आता है एक्यूरेट हेल्थ इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा सरकार की ऐसी इथिकल ड्यूटी है सिटीजन्स को वार्न करे और उनके सामने पूरी पारदर्शिता रखे। जो सप्रेशन और डिले ऑफ इन्फॉर्मेशन हुआ है उसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट टूटा है, इसे हमें सही से बैलेंस करना होगा। लोग पैनिक में ना है, इसको रोकना होगा। सच्चाई जो भी है उसको डिस्क्लोज करना होगा। पे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? तो सबसे पहले हमें मैंडेटरी करना होगा कि ड्रग रिकॉल और अलर्ट सिस्टम सही से काम करे। QR बेस्ड ऑथेंटिकेशन होना चाहिए किसी भी वैक्सीन का, जिससे कोई भी फर्जी वैक्सीन है जो उसको पकड़ा जा सके। इसके अलावा हमें फार्माकोविजिलेंस करना होगा। पब्लिक के साथ कम्युनिकेशन की एक सही स्ट्रेटेजी बनानी होगी। वैक्सीन केवल ट्रेन डॉक्टर्स के द्वारा दिए जाएं
और उनके बाउंड का मैनेजमेंट भी उन्हीं के द्वारा किया जाए। WHO ने जो भी गाइडलाइंस दी हैं उसके अकॉर्डिंग पूरे रेगुलेटरी रिफॉर्म्स किए जाएँ।